DPCS7 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्योत्तर काल में अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी स्थिति में था और व्यापार वाणिज्य का काफ़ी विकास हुआ था। मौर्योत्तर काल में अगर हम देखा जाए कृषि के क्षेत्र में तो धान, गेहूँ, गन्ना और पान की खेती खासकर दक्षिण भारत में की जाती थी, अच्छी स्थिति में थी। सिंचाई के अच्छे साधनों का विकास किया गया था और व्यक्तिगत यहाँ पे कृषि जो है व्यक्तिगत और सरकारी दोनों स्तर पर की जाती थी। मनु लिखते हैं कि खेती के बारे में मनु लिखते हैं कि हिरण उसका जो उस पर पहले तीर चलाया और खेती उसकी जो उसे पहले जोते। इसी प्रकार उद्योग धंधे और व्यवसाय की बात की जाए तो इस काल में उद्योग धंधे व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में था। देशी और विदेशी व्यापार दोनों होते थे। इस काल में उद्योग धंधे व्यापार में आपका बहुत सारे उद्योगपति थे, जैसे मृदभांड उद्योग, तेल पेराई उद्योग, आटा पीसने का उद्योग आदि की जानकारी प्राप्त होती है। कुछ विशेष केंद्र थे जो खास वस्तुओं के उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध थे, जिनमें से आपका पहला सबसे बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है बंगाल ढाका। यह जो है सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ये महीन सूती वस्त्र यहाँ उत्पादित किए जाते थे। इसी प्रकार कश्मीर आपका हो गया, कलिंग उड़ीसा का, और विदर्भ महाराष्ट्र और कोसल जो है अपने हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। और मगध सूती वस्त्र, मगध से क्या होता था, वृक्षों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते थे। ये रेशे से वस्त्र बनाए जाते थे, इसके लिए मगध प्रसिद्ध था। और बनारस जरी रेशम के लिए प्रसिद्ध था। करीमनगर जो आंध्र प्रदेश का एक जिला है, यह लौह उत्पादन के लिए अपने प्रसिद्ध था। और इसी प्रकार कोरकई जो है कि तमिलनाडु राज्य में है, कोरकई एक मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यह पांड्य राज्य की महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था, इसके लिए भी यह प्रसिद्ध था। मथुरा जो है तेल के व्यवसाय, आटा पीसने के व्यवसाय और प्रस्तर उद्योग, लाल बलुआ पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इसी प्रकार आपका तक्षशिला जो है मृदभांड निर्माण केंद्र के रूप में था, वस्तु उत्पादन के रूप में था। नगरीकरण मौर्योत्तर काल को द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता था। इस काल में पुराने नगरों का और भव्य रूप उभर कर सामने आया और नए नगरों का विकास हुआ। यूनानी और कुषाण शासकों के प्रभाव में पेशावर और तक्षशिला जैसे नगरों का विकास हुआ। इन नगरों से आपको सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो मौर्योत्तर काल में मुद्रा एवं पूंजी बाजार काफ़ी अच्छी स्थिति में था। इस समय भारी संख्या में सिक्के जारी किए गए, जिसमें चांदी, सोना, तांबा और शीशे के सिक्के थे। इन सिक्कों के कारण जो है मुद्रा बाजार को बढ़ावा मिला और वित्तीय लेन देन में आसानी हुई, जिससे व्यापार और वाणिज्य को काफ़ी बढ़ावा मिला था। बैंकिंग प्रणाली भी इस काल में सक्रिय थी, काफ़ी सक्रिय थी। महाजनों द्वारा ऋण का लेन देन किया जाता था और ब्याज दर जानकारी महाजनों द्वारा ब्याज दर पे ऋण को लेन देन किया जाता था। इस कारण व्यापार को काफ़ी फलने फूलने का अवसर भी मिला। और इस काल में जो दो नए धर्म थे, जिसमें से आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये ऋण को बुरा नहीं मानते थे। श्रेणी और संगठन की बात की जाए तो मौर्योत्तर काल में पूर्व की भांति श्रेणी और संगठन काफ़ी अच्छी स्थिति में था। इनके द्वारा उत्पादन, माल ढुलाई और व्यापार को संपादित किया जाता था, कार्य संपादित किया जाता था। और इस समय देखा जाए व्यापार दो तरीके से थे। एक आपका आंतरिक व्यापार होता था जो ग्राम से नगर और राज्यों के भीतर होता था। दूसरा विदेशी व्यापार था जो मुख्य रूप से रोम, मध्य एशिया, चीन, तिब्बत के साथ किया जाता था, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ किया जाता था। भारत और रोम का व्यापार, भारत और रोम के व्यापार के बारे में कहा जाता है कि भारत और रोम के व्यापार में भारत को काफ़ी लाभ प्राप्त होता था। इसकी चर्चा वहाँ के सीनेट में कई बार भारत से व्यापार को बंद करने की बात की गई। प्लिनी लिखता है कि रोम भारत के साथ व्यापार करके अपने खजाने को लुटा रहा है। प्रतिवर्ष वहाँ 55 करोड़ टैलेंट, जो वहाँ की स्थानीय मुद्रा थी, सोने की मुद्रा थी, का घाटा रोम को होता था। इसी प्रकार देखा जाए तो आयात निर्यात की चीज़ें देखी जाए कि क्या चीज़ें आयात की जा रही थी और क्या चीज़ें निर्यात की जा रही। तो आयात जो है भारत मुख्यतः सोना, चांदी, रोमन मृदभांड, भूमध्य सागरीय मृदभांड, औषधि, शराब तथा रोमन बालाएं आयात करता था। भारत निर्यात क्या करता था, सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग, मसाले, विशेषकर काली मिर्च, यमन प्री नाम से इसे बोला जाता था, हाथी दांत पर बनी वस्तुएं और आपका मोती, हीरे, कछुआ और आपका खोपड़ी, पक्षी, विशेषकर मोर का भी वहाँ पर निर्यात किया जाता था रोमन को। व्यापार के मार्ग, इस काल में जो है भारत में व्यापार स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होते थे। भारत स्थल मार्ग एवं जल मार्ग से दोनों से व्यापार होता, तो रोम से भारत स्थल मार्ग एवं जल मार्ग दोनों से अच्छे रूप से जुड़ा हुआ था। अगर बात की जाए स्थल मार्ग की तो यह चीन से निकलकर काबुल आता था और भारत काबुल से जुड़ा था। काबुल से पश्चिमी ईरान एवं तुर्की होते हुए यह मार्ग भूमध्य सागर तक जाता था। समुद्री मार्ग के तहत भारत अरब सागर, लाल सागर होते हुए व्यापार होता था। भारत रोम व्यापार के कारण
देखा जाए तो भारत रोम व्यापार की वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण, बहुत सारे कारण हैं भारत रोम व्यापार के। इस कारण में क्या हुआ, राजनीतिक कारण देखा जाए तो दोनों तरफ के शासकों द्वारा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाना। पांड्यों ने रोम सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा, दूत मंडल भेजा। रोम ने भी पांड्य राज्य में कई बार दूत मंडल भेजे। इसी प्रकार भौगोलिक कारण, इसी समय व्यापार को बढ़ावा देने का कारण भौगोलिक कारण भी था, क्योंकि यूनानी नामक हिप्पालस जो था, इसने 45 ईसा पूर्व में मानसूनी हवाओं का पता लगा लिया था, जिससे व्यापार को काफ़ी बढ़ावा देने में आसानी हुई, समुद्री व्यापार को। आर्थिक कारण, भारत में गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं बनती थी जिनकी मांग बहुत ज़्यादा थी रोमन में, और मुद्रा एवं पूंजी बाजार काफ़ी अच्छी स्थिति में था, इससे व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला था। सामाजिक सांस्कृतिक कारण देखा जाए व्यापार को, तो इस कारण में भारतीय समाज काफ़ी खुला हुआ था, बंद समाज नहीं था। विदेशियों का विरोध नहीं किया गया, बल्कि विदेशियों का इस काल में भारत में स्वागत किया जा रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को विदेशियों को वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया गया है, और विदेशियों द्वारा भी भारतीय धर्म रीति रिवाज को अपनाया गया बड़ी तेज़ी के साथ। और देखा जाए मरणोत्तरकालीन बंदरगाहों की चर्चा की जाए, ये जो महत्वपूर्ण है। इस काल में भारत के दोनों तटों, पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर सक्रिय बंदरगाह थे जिनसे व्यापार किया जाता था। पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन से एक पुस्तक है जिसमें 24 बंदरगाहों की चर्चा की गई है। अगर देखा जाए आपका पूर्वी तट पर, तो बंगाल में तामलिप्ति बंदरगाह था, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, अरिकामेडु, कोडका और कावेरीपट्टनम थे, ये न्यू बंदरगाह थे। और कोरकई भी जो था, ये तमिलनाडु में पांड्यों के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह, मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, यह तमिलनाडु में था, ये न्यू बंदरगाह थे। और न्यू बंदरगाह पश्चिमी तट पर देखा जाए तो कन्नौर था, मुजरिस था और टिंडिस था। इसी प्रकार बारविकिया जो गुजरात में था, भ्रिकच्छ था, बरीकाजा बंदरगाह, सोपारा और कल्याण महाराष्ट्र में, ये भी बंदरगाह थे। संपूर्ण उत्खलित साक्ष्य देखा जाए तो मुजरिस जो है प्रसिद्ध बंदरगाह था इस काल में, यह चेरों का महत्वपूर्ण बंदरगाह था मुजरिस। यहाँ से उत्खनन द्वारा रोमन लोगों की प्राप्त देवता बस्ती मिली है, एक रोमन लोग मुजरिस से एक बस्ती मिली है जो रोमन लोगों की थी। यहाँ पे आगस्टस देवता का मंदिर, रोमन कांच की वस्तुएं और उनका जो भूमध्य सागरीय विद्वान भी यहाँ से मिला। अरिकामेडु यह तमिलनाडु राज्य में था। यहाँ के उत्खनन से रोमन बस्ती, कांच की वस्तुएं, मृदभान और वस्त्र रंगाई के हौज भी इस काल में यहाँ से मिले हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो रेशम मार्ग और उसकी भूमिका, मरणोत्तर काल में रेशम मार्ग के व्यापार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मार्ग में एशिया, यूरोप और अफ्रीका आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। भारत इस मार्ग में बिचौलिए की भूमिका में रहता था, और इस मार्ग पर कनिष्क जो कुशाल शासक थे वो नियंत्रण करते थे। और स्थलीय रेशम मार्ग की बात की जाए तो यह चीन के चंगन से, स्थलीय रेशम मार्ग जो था वो चीन के चंगन से निकलकर आपका मीरान, खोतान, तुर्कान और तियांगसा, ऊपा, कासगढ़, बल्ख होते हुए काबुल से तसिला होते हुए यह मार्ग में भी आता था। उधर काबुल से यह पश्चिम की तरफ मार्ग जाता था। ईरान, अराल सागर, कैस्पियन सागर होते हुए यह मार्ग भूमध्य सागर तथा काला सागर की तरफ जाता था। समुद्री रेशम मार्ग, यह चीन के कैंटन बंदरगाह से निकलता था और दक्षिण पूर्व एशिया होते हुए मलक्का जलडमरू मध्य को क्रॉस करता था, और क्रॉस करता था बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका, मालाबार और अरब सागर की खाड़ी में लाल सागर